इंटरव्यूज में जब आपसे पूछा जाता है हाउ डू यू हैंडल मैसी डेटा और व्हाट आर द स्टेप्स यू टेक फॉर डेटा क्लीनिंग और हाउ डू यू चेक इफ योर डेटा इज क्लीन और नॉट, तो आप क्या कहते हो कि आप मिसिंग वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक करोगे। अगर रहेगा मिसिंग वैल्यू तो उस रिकॉर्ड को या फिर उस कॉलम को आप रिमूव कर दोगे। बट जब आप कंपनी में वर्क करते हो तो आप डायरेक्टली कोई भी रिकॉर्ड या फिर कॉलम रिमूव नहीं कर सकते हो जब तक से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि उसमें इनकन्सिस्टेंसीज है या फिर नहीं। हर एक कॉलम में हर एक रिकॉर्ड में कैसे आप फाइंड करोगे क्या क्या आपके डेटा में प्रॉब्लम्स हैं, प्लस उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर सकते हो। हर एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो यूजिंग पाइथन और अपने डेटा को कम्प्लीटली रेडी बना सकते हो एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी जो डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन वो कैसे होता है, मल्टीपल सोर्सेस से होता है। कंपनीज़ में जो डेटा आता है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आता है। अब ये जो मल्टीपल सोर्सेज हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। सपोज़ वेब स्क्रैपिंग, ओके, एक तो हो गया वेब स्क्रैपिंग से डेटा आ रहा है। दूसरा होगा कि आपका ऑलरेडी डेटाबेस में कुछ रॉ डेटा प्रेजेंट है, ओके, तो ये हो गया डेटाबेस का डेटा। नेक्स्ट हो जाता है एपीआईज। अब जैसे कोई कोई कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं तो वेबसाइट में भी एपीआईज चलती हैं, ओके, उनके बैकएंड में। तो एपीआई से भी डेटा आता है, वो डेटा फिर स्टोर होता है डेटाबेस में या फिर कहीं और स्टोर होता है। तो एपीआई से भी डेटा आ रहा है और कुछ डेटा आ जाते हैं सर्वेस से, ओके, सर्विस से। तो ये होते हैं मल्टीपल सोर्सेज जिससे कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, ओके। इन सब से डेटा लेके ये कहाँ पे एक यूनिफाइड स्टोरेज में डाल देता है जिसमें जितना भी कंपनी का डेटा है वो वहाँ पे स्टोर हो रहा है, ओके। तो एक तरीके से हम इसको बस बोल लेते हैं स्टोरेज। ये होता है डेटा वेयर हाउस, ओके। डेटा वेयर हाउस में जितने भी मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आता है वहीं पे स्टोर किया जाता है। तो ये हो गया स्टोरेज। अभी स्टोरेज से जब हम डेटा लेते हैं एनालिसिस करने के लिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीट रॉ डेटा आता है। अभी स्टोरेज से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है कंप्लीट रॉ डेटा। अब ये रॉ डेटा ऐसा होता है कि इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रॉ डेटा में। ये हमारा रॉ डेटा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगी। हो सकता है डेटा कलेक्ट करते वक्त कुछ कॉलम या फिर कुछ रिकॉर्ड की वैल्यू मिस हो गई हो तो मिसिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं। कुछ डेटा एंट्री करते वक्त डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ गए, ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़। या फिर स्पेलिंग एरर आ सकता है। जैसे अभी कोई मैनुअल अगर डेटा एंट्री कर रहा है, जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहा है, अगर कोई यूज़र है फॉर्म फिल कर रहा है वेबसाइट पे, तो वहाँ पे उसकी स्पेलिंग एरर भी आ सकती है, ओके। सपोज़ वो लोकेशन को, जैसे बैंगलोर लोकेशन है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर कोई और लोकेशन दे रहा है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इस टाइप के भी एरर आते हैं, स्पेलिंग एरर्स। आउटलायर्स आ सकते हैं, ओके, आउटलायर्स आ सकते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि सपोज़ आपका प्राइस करके कॉलम है, तो प्राइस में नेगेटिव अगर कोई वैल्यू आ जाता है तो वो एक तरीके से आउटलायर है। या फिर नॉर्मली अगर ऑन एन एवरेज आपका प्राइस चल रहा है 10,000 तक, उसमें किसी ने 1 लाख कोई वैल्यू डाल दी, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आउटलायर हो गया, और इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। सो एक तो हो गया आउटलायर्स। नेक्स्ट है इनकरेक्ट डेटा टाइप्स। जब आप डेटा स्टोर करते हो, पांडाज में एनालिसिस करने के लिए डेटा स्टोर करते हो, तो हो सकता है जो आपका डेटा है उसका जो डेटा टाइप है वो इनकरेक्ट आ जाए। जैसे डेट टाइम है, उसका हमेशा जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम ही होना चाहिए, वरना आप उस पर सही से एनालिसिस नहीं कर सकते। या फिर अगर आप डेटा बेस में स्टोर कर रहे हो, अगर आपने कोई कॉलम क्रिएट किया है, उसका डेटा टाइप ही आपने चेंज कर दिया, कुछ और रख दिया है, उसमें वैल्यूज़ कुछ और जा रही हैं, तो वो हो जाता है इनकरेक्ट डेटा टाइप वाले एरर। इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग। इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका कोई जेंडर करके कॉलम है तो उसमें मेल फीमेल, कुछ वैल्यूज़ मेल फीमेल की हैं, कुछ वैल्यूज़ एम और एफ लिखी हुई है, तो वहाँ पे फॉर्मेट डिफरेंट हो गया। या फिर जैसे आपका डेट कॉलम है, डेट कॉलम में कुछ लोगों ने जैसे एंट्री करते वक्त January 12 2025 डाल दिया, और कुछ लोगों ने 12/1/2025 डाल दिया। तो ये क्या है, डेट की फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे चेंज हो रही है, तो इसको भी बहुत ही केयरफुली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, प्लस इसको फिर रिमूव करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, ओके। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन रॉ डेटा, ओके। अब अगर हम इनको रिमूव ना करें
तो क्या होगा कि जो हमारा एनालिसिस है और मॉडलिंग, मशीन लर्निंग मॉडलिंग, डीप लर्निंग मॉडलिंग या कोई भी मॉडलिंग, ओके, डेटा पे जो भी चीज़ हम परफॉर्म करने वाले हैं वो सब हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके, वो सब हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेटा में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब तक से उन प्रॉब्लम्स को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक से हमें सही एनालिसिस का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई डेटा क्लीनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ डेटा क्लीनिंग? It is the process of detecting, correcting and handling in raw data. And why? To make it suitable for, to make it suitable for एनालिसिस और मॉडलिंग, ओके। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है डेटा कलेक्शन एंड इंस्पेक्शन। जब आप डेटा आपको मिलता है तो पहले तो आप उसको कलेक्ट करते हो, अगर मल्टीपल सोर्सेस है तो मल्टीपल सोर्सेस से लेके आते हो, जॉइंट्स मारते हो या फिर उसको ऐड करते हो, मर्ज करते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो तो वो आ जाता है आपका डेटा कलेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि उसमें आप इंस्पेक्ट करते हो, एक्सप्लोर करते हो, एक तरीके से ये ईडीए ही है कि आपके डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, ओके। किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना मेन टास्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपसे छूट जाती हैं जो आपको एनालिसिस के टाइम पे पता चलता है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है कि आप इंस्पेक्शन ही थॉरोली कर लो, जिससे कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी पता चल जाएं, ओके। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? टाइप ऑफ डेटा इन ईच कॉलम। किस टाइप के डेटा प्रेजेंट हैं हर एक कॉलम में। जैसे कि न्यूमेरिक हो गया, ओके, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट है कॉलम में, या फिर कैटेगोरिकल प्रेजेंट है, डेट टाइम है, टेक्स्ट है। तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है। तो जब आपको डेटा के बारे में पता चल जाता है कि किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, उसके बाद आपको चेक करना होता है मिसिंग वैल्यूज़, ओके, मिसिंग वैल्यूज़ और जितने भी हमने लिस्ट देखी थी वो सब। तो मिसिंग वैल्यूज़ या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं कि नहीं, तो सबसे पहले तो ये चेक करना होता है, ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़। फिर आ जाते हैं हम डेटा टाइप्स पे, डेटा टाइप्स। और फिर इसके अलावा जो भी इनकन्सिस्टेंसीज़ रहती हैं डेटा की वो हम एक्सप्लोर करते हैं। किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं वो टेक्निक्स में हम देखते हैं, ओके। तो इसमें टेक्निक्स क्या क्या आ जाती हैं एक्सप्लोर करने की, ये कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ टेक्निक्स का। इसके अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो और डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके डेटा में कोई एनॉमलीज प्रेजेंट है या फिर नहीं। टेक्निक्स में सबसे पहले तो आ जाता है समरी स्टैटिस्टिक्स। अभी समरी स्टैटिस्टिक्स से आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो कि आउटलायर होती हैं वो पता चल सकती हैं। एवरेज वैल्यू क्या है, रेंज क्या है डेटा का, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स को भी प्लॉट कर सकते हो, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, इसमें आपका बॉक्स प्लॉट भी आ सकता है, हिस्टोग्राम भी आ सकता है, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फो। जैसे डेटा फ्रेम जब आपके पास होता है तो आप उसका इन्फो चेक कर सकते हो। इन्फो से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? डेटा टाइप्स मिल जाता है आपको, एंड आपको नॉन नल काउंट मिलता है, ओके, नॉन नल काउंट। फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी काउंट आप देख सकते हो कैटेगोरिकल डेटा के लिए। दिस इज़ फॉर कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा। और विजुअली आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो जैसे इन सब से अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो हर एक कॉलम में जाके कुछ इफ एल्स कंडीशन लगा के, कुछ लूप लगा के आप डेटा की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो कि किस टाइप का वैल्यू उसमें प्रेजेंट है, वो वैल्यू क्या सही फॉर्मेट में है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप इन सब टेक्निक्स का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है डेटा में। अब हम ये फर्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू नोटबुक खोल ली है, ओके। तो अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे pandas spd। इसके अलावा कुछ अगर ग्राफ बनाना हुआ तो हम matplotlib.pyplot SPLT भी इंपोर्ट कर लेते हैं।
अब हम डेटा लोड करते हैं। सो df pd.read CSV में हमारा डेटा है। सो ये है हमारा डेटा, 10,000 कुछ रोज़ एंड 12 कॉलम्स हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया, ये काफ़ी सारे यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं जो डिफरेंट हैं। प्लस यहाँ पे फीडबैक स्कोर है, परचेज काउंट NAN भी दिख रहा है। ओके, और कुछ वैल्यूज़ जो हैं सिटी कॉलम में वो कैपिटल में है, कुछ NAN है, कुछ स्मॉल है। तो इन सब डेटा को हम ठीक करते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैसी डेटा है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हर एक जो कॉलम है उनका डेटा टाइप क्या है। सो df.info बहुत ही अच्छा फंक्शन है, डायरेक्ट दे देता है आपको डेटा टाइप्स प्लस नॉन नल काउंट। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कस्टमर ID, नेम तो ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, जेंडर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एज यहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिख रही हैं, बट ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि कुछ जो एज हैं वो डायरेक्ट नंबर्स हैं, बट किसी किसी के आगे ईयर्स भी लगा हुआ है, तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम डेटा टाइप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें एरर आएगा, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो क्या एरर आता है। देन सिटी है, सिटी अगेन ठीक है, ऑब्जेक्ट है। साइन अप डेट है, लास्ट परचेज डेट। अब ये दोनों डेट है बट इनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। इनको हमें चेंज करना पड़ेगा डेट टाइम फॉर्मेट में। ओके, ईमेल ठीक है, ऑब्जेक्ट है। फ़ोन नंबर इंटीजर है। ओके ठीक है। कंट्री, किसी डेटा टाइप की प्रॉब्लम है, एज एंड दोनों जो डेट कॉलम है वो, इन दोनों के डेटा टाइप में प्रॉब्लम है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं आप समरी स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, df.describe। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होती है, तो वो e+⁻⁴ कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसको हम राउंड कर सकते हैं। ओके, तो यह हमने राउंड कर दिया, अभी भी यहाँ पे आ रहा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी फ़ोन नंबर कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, एक तरीके से ये कैटेगोरिकल डेटा ही हुआ, बट हर एक कस्टमर का अलग अलग नंबर होगा, तो उस पर तो वैसे भी कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हम। सो परचेज अमाउंट एंड फीडबैक स्कोर। फीडबैक स्कोर आपका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 है, दैट इज़ फाइन, मतलब इसमें कोई भी आउटलायर नहीं है। बट अगर आप परचेज अमाउंट देखो, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, और मैक्सिमम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ह्यूज नंबर है, जबकि 75% ऑफ द डेटा, मतलब जैसे मीन भी अगर हम यहाँ पे देखें 29,000, और ये जो मैक्सिमम है कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, राइट। दैट मीन्स दिस नंबर और इसके अलावा भी जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो आउटलायर्स हैं परचेज अमाउंट में, तो उनको हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ से हमें आउटलायर्स का भी पता चल गया। नाउ मिसिंग वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यहाँ पे करते हैं df is null.sum। तो यहाँ पे हमें मिसिंग वैल्यूज़ का जो टोटल काउंट है कंप्लीट शेप में से, जो डेटा का शेप है df.shape, 10,000 रिकॉर्ड्स, 10,200 रिकॉर्ड्स में से 1,000 कस्टमर ID नहीं प्रेजेंट है एंड जेंडर 1026 नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जो नहीं प्रेजेंट है। अगर हमें परसेंटेज देखना हो, जैसे टोटल परसेंटेज जो भी डेटा है कंप्लीट डेटा, उसमें से कितना परसेंटेज मिसिंग है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमको जस्ट डिवाइड करना होगा लेंथ ऑफ df मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे क्या पता चल रहा है, 10% ऑफ द डेटा प्रेजेंट नहीं है, इधर भी 10% है, ये दोनों 9% हैं डेटा के। सबसे लोवेस्ट है कंट्री, ये 7% है डेटा का। और इसके अलावा साइन अप डेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, ईमेल में भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, एंड फ़ोन नंबर में भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ओके, तो जो डेटा है हमारा, उस डेटा में कस्टमर ID जो है वो हमारी यूनिक वैल्यू है। ओके, कस्टमर ID एक यूनिक वैल्यू है, प्राइमरी की है। तो अभी जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको मिसिंग वैल्यूज़ दिखती है, वो डायरेक्ट df.drop_na लगा देते हैं, राइट। यही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आप, कि डायरेक्टली ड्रॉप कर देते हैं। बट अगर इसको ड्रॉप किया जाएगा तो आप देखिएगा इसका जो शेप आएगा ड्रॉप करने के बाद वो कुछ 4,500 है, और ओरिजिनल डेटा हमारा था 10,000 का। दैट मीन्स 60% ऑफ द डेटा हमें लॉस हो गया, जस्ट बिकॉज कि आपने डायरेक्टली मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया। हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स में कुछ मिसिंग वैल्यू हो, किसी में ना हो, तो ऐसे रिकॉर्ड्स मिला के कंप्लीट 6,000 हो रहे हैं, उनको आपने रिमूव कर लिया, कंप्लीट डेटा लॉस हो गया। तो कंपनीज में डायरेक्ट ड्रॉप एनी नहीं करते हैं। ओके, मिसिंग वैल्यूज़ पता चल गई। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू कितनी है। df.duplicated। ओके, इससे क्या मिलेगा, कितना डुप्लीकेट वैल्यू है। तो 15 रोज़ जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। चाहो तो आप इनके रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हो। ओके, तो ये सारे जो रोज़ हैं
वो डुप्लीकेट रोज़ हैं, मतलब इनके अलावा भी एक और रो प्रेजेंट है। तो ये गलतियाँ कैसे होती हैं, जैसे आपने 2 बार डेटा एंट्री कर दी, या फिर कोई फॉर्म आप फिल करो, सर्वे कर रहे हो, तो 2 बार आपने सेम इन्फॉर्मेशन से फिल कर दिया, ओके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब डुप्लीकेट रोज़ को आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा तो ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रेजेंट ही है हमारे डेटा में। तो ये तो हो गए डुप्लीकेट रोज चेक। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी की है, कहीं कुछ ऐसे कस्टमर तो नहीं है जिनका डेटा 2 बार फिल हो गया हो, ओके। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे DF कस्टमर ID डॉट वैल्यू काउंट्स। इससे क्या पता चलेगा कि जितने भी कस्टमर ID हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ कस्टमर्स हैं टॉप के। अगर मैं इसका हेड निकालूं, लेट्स सपोज 10, तो ये कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो 2 बार इनकी वैल्यू, जिनका 2 बार रिकॉर्ड्स आया हुआ है डेटा में। तो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की का तो डेटा एक ही होना चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। तो पहले हम इसको देखते हैं कि किस टाइप का हमारे पास डेटा है कि जो डुप्लीकेट रोज़ में भी नहीं आया। तो इसको हम फिल्टर करेंगे कस्टमर ID एंड इक्वल्स टू जो कस्टमर ID हमने अभी सेलेक्ट किया है, जो सबसे पहला वाला है, ओके। तो यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसकी कस्टमर ID सेम है, नेम सेम है, जेंडर भी सेम है, एज सेम है, ओके। सिटी में यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए सिटी में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बेंगलोर है और यहाँ पे जो बेंगलोर है, बस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का डिफरेंस है। टाइमिंग भी जबकि इसकी सेम है। तो ऐसे जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे इसी वजह से हमें डुप्लीकेटेड रोज़ में नहीं मिला, बिकॉज सिटी सेम थी बट इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग की वजह से यहाँ पे ये 2 इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ना कि सिंगल रिकॉर्ड, ओके। इस तरीके से अगर हम दूसरा कोई कस्टमर चेक करें, सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जेंडर की प्रॉब्लम है, फीमेल और F लिखा हुआ है, राइट, और सब चीज़ें सेम है। दैट मीन्स कि डेटा एंट्री में ही प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं जितने भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, ओके, यूनिक वैल्यूज़ क्या क्या प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉलम्स में जाएंगे, लूप लगाएंगे फॉर कॉलम इन DF डॉट कॉलम्स, ओके, इफ़ DF कॉलम डॉट n यूनिक क्या करता है कि हमें नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ देता है। इफ़ इट इज़ लेस देन 20, अगर कोई कैटेगोरिकल कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यूज़ 20 से लेस देन है, तो ही हम उसको प्रिंट करेंगे, तभी हम उसका वैल्यू काउंट, जो फ्रीक्वेंसी काउंट है, वो हम प्रिंट करेंगे, ओके। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कुछ ऐसे भी कैटेगोरिकल कॉलम है जिसमें वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि एज हो गया। एज है तो न्यूमेरिकल कॉलम, बट अभी डेटा हमारा क्लीन नहीं है, तो ये एज अ कैटेगोरिकल कॉलम ही मतलब शो हो रहा है, राइट। डेटा टाइप हमने जैसे चेक किया था ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक लगाया है। सो प्रिंट कॉलम, यहाँ पे कॉलम का नेम प्रिंट हो जाएगा, एंड देन प्रिंट DF कॉल डॉट वैल्यू काउंट्स, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओके। और जस्ट अच्छे से प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम एक डिवाइडर डाल देते हैं, राइट। ओह, तो कॉलम का नेम ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सो आप देख सकते हो जेंडर में किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, फीमेल और कैपिटल में भी है, सेम F स्मॉल और कैपिटल F है। तो इन सब को हमें कंबाइन करके सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ लेके आनी है, मेल और फीमेल, और सबको रिमूव करना है। अभी जैसे यहाँ पे भी आप देखो तो बेंगलोर 2 बार आ रहा है, हैदराबाद भी 2 बार आ रहा है, उसी तरीके से मुंबई है, कोलकाता है। तो इन सबको भी हमें कंबाइन करके सिंगल बनाना पड़ेगा यूनिक वैल्यूज़। फीडबैक स्कोर इज़ फाइन, 1 2 3 4 10 तक गया है। एंड देन कंट्री एक ही कंट्री इंडिया, बट 4 तरीके से लिखी हुई है, तो उसको भी हमें जो फॉर्मेटिंग है इसको सही करना पड़ेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी हर एक कॉलम में, वो सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल जो क्लीनिंग प्रोसीजर होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग में क्या रिमूव करते हैं। सो स्टेप 2 जो होता है वो होता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। जब भी आप डेटा क्लीनिंग करोगे सबसे पहले तो आप मिसिंग वैल्यूज़ को ही रिमूव करोगे। अगर आप डेटा टाइप चेंज करने जाते हो तो भी आपको एरर आएगा कि आपके डेटा में NaN वैल्यूज़ हैं, तो पहले तो उसको रिमूव करना होगा, तो ही आपका डेटा टाइप चेंज होगा, राइट।
तो अभी मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने का भी तरीका होता है। एक तो तरीका है कि आपने डायरेक्टली डिलीट कर दिया रो और डायरेक्टली आपने उसी कॉलम को रिमूव कर दिया, या फिर आपने फिल किया वैल्यू, जिसको हम इम्प्यूटेशन कहते हैं। मिसिंग वैल्यू के केस में हम इसको कहते हैं इम्प्यूटेशन। ओके, डिलीट हम कब करते हैं? जब मोर देन 50% ऑफ द डेटा इज मिसिंग। अगर किसी भी रो में सपोज आपके पास 8 कॉलम्स है, ओके, सपोज आपके पास 8 कॉलम्स हैं, ओके, तो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, देन यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू है, एंड यहाँ पे वैल्यू है। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आउट ऑफ 8 रो, आउट ऑफ 8 कॉलम्स इन सिंगल रो, ओके, एक ही रो की यहाँ पे बात हो रही है, 4 आर मिसिंग। दैट मीन्स 50% ऑफ द डेटा उस रो की मिसिंग है। तो उसको हम इम्प्यूट करके भी कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, राइट। इम्प्यूटेशन भी ऐसे नहीं कर सकते हम कि जो जैसे हमारा एनालिसिस है, अगर हमने कुछ ज़्यादा इम्प्यूटेशन कर दिया, गलत टाइप की इम्प्यूटेशन कर दी, तो भी हमें जो एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो इंसाइट मिलेगा, वो रॉन्ग मिलेगा। तो इस केस में अगर आपका 50% या फिर 50% से ज़्यादा है किसी भी रो में, तो आप उस रो को डिलीट कर सकते हो। और सेम गोज़ फॉर द कॉलम। अगर आपका कोई कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं और फिर लाइक 50% ऑफ द रो, 50% ऑफ द वैल्यूज़ इन अ सिंगल कॉलम मिसिंग है, तो भी आप उस कॉलम को रिमूव कर सकते हो। उसमें डेटा अगर आप इम्प्यूट करोगे, डेटा आप फिल करोगे, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेटर टू रिमूव इट, ओके। तो इस केस में जब 50% ज़्यादा डेटा होता है तो आप रिमूव कर सकते हो। अभी आ जाते हैं इम्प्यूटेशन पे। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़, फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला तरीका होता है मीन, मीडियन, मोड। इन तीनों का यूज़ करके आप मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हो, बट दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स, ओके, न्यूमेरिकल कॉलम्स। अगर आपका कोई कॉलम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कुछ डेटा उसमें मिसिंग है, तो या तो आप मीन का यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपके लाइक इन केस उस कॉलम में आउटलायर नहीं हो तो आप मीन का यूज़ कर सकते हो। आउटलायर्स हों तो आप मीडियन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका न्यूमेरिकल कॉलम ऐसा हो जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों तो आप मोड का यूज़ कर सकते हो, ओके। अगर आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है तो उस केस में तो आपको मोड ही यूज़ करना है। मोड यूज़ कर सकते हो या फिर अननोन। अगर कुछ डेटा ऐसे हैं जैसे में मिसिंग है और आप उसको मोड से भी रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया या ईमेल हो गया, किसी और का ईमेल आप उठा के नहीं डाल सकते हो, किसी और का फ़ोन नंबर आप उठा के नहीं डाल सकते हो। तो अगर वहाँ पे मिसिंग है तो उन मिसिंग वैल्यूज़ की जगह आप एक और वैल्यू ऐड कर दोगे, एक और कैटेगरी ऐड कर दोगे, दैट इज़ अननोन, या फिर अदर भी आप लिख सकते हो, या फिर नॉट एप्लीकेबल, नॉट फाउंड, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। तो एक अलग से कैटेगरी ऐड हो गई वहाँ पे, ओके। तो दिस इज़ फॉर कैटेगोरिकल कॉलम। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम सीरीज़। अगर आपके पास टाइम सीरीज़ डेटा है तो फॉरवर्ड फिल या फिर बैकवर्ड फिल आप कर सकते हो, ओके। फॉरवर्ड फिल या फिर बैकवर्ड फिल। मोस्टली तो फॉरवर्ड फिल ही किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास स्टॉक का डेटा है या फिर सेल्स का डेटा है, और अगर आपका जैसे 2-3 दिन का डेटा है आपका सेल्स का, नेक्स्ट डे का डेटा आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जो पिछले दिन डेटा, मतलब पिछले दिन हुआ था सेल, वही आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। So this is for date time columns, date time columns। प्लस आप न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिकल कॉलम्स।
किस तरीके से, डेट टाइम में तो ये हो गया कि आपने डेट फॉरवर्ड फिल कर दिया, ओके। न्यूमेरिकल कॉलम में फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल क्या हो जाएगा, जैसे कि जो कल का सेल हुआ है वो हो सकता है कि आज भी उसके आसपास ही सेल हुआ हो, तो हम डायरेक्टली या तो फॉरवर्ड फिल या तो बैकवर्ड फिल कर देंगे। मीन, मीडियन, मोड से भी आप इनको रिप्लेस कर सकते हो, बट जैसे एक सीक्वेंस में चलता है टाइम सीरीज, तो जस्ट फिल करने के लिए आप कल का डेटा आज कर सकते हो या फिर आज का डेटा कल कर सकते हो, इस तरीके से। एंड लास्ट आ जाते हैं, जो लास्ट टाइप है वो है प्रिडिक्टिव इम्प्यूटेशन। ये थोड़ा रिसोर्स एक्सटेंसिव हो जाता है, बिकॉज इसमें क्या करते हैं, हम मशीन लर्निंग मॉडल फिट करते हैं, ओके। इसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल को फिट करके डेटा को इम्प्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका कुछ अगर डेटा है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सपोज आपका प्राइस कॉलम है, ओके, और इसी में आपका कुछ 15% ऑफ द डेटा मिसिंग है, 15% ऑफ द डेटा मिसिंग है, और जो रिमेनिंग 85% ऑफ द डेटा है उसमें वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, ओके, वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करोगे कि जो 85% ऑफ द वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं प्लस जो और फीचर्स हैं या फिर जो और कॉलम्स प्रेजेंट हैं, इनका यूज़ करके आप 15% ऑफ द डेटा को प्रिडिक्ट करवा सकते हो, ओके। आप इनको प्रिडिक्ट करवा सकते हो यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो ये थोड़ा रिसोर्स एक्सटेंसिव हो जाता है, जिनके पास टाइम होता है या फिर जिनको ऐसा कॉलम रहता है जिसको आप फॉरवर्ड फिल या फिर इम्प्यूटेशन लगा के या फिर कोई और इम्प्यूटेशन लगा के फिल नहीं कर सकते, कंप्लीट एक्यूरेट ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बेस्ड ऑन द फीचर, तो आप प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये 4 तरीके हैं इम्प्यूटेशन के। तो इसमें से हम ये 3 जो इम्प्यूटेशन मेथड है उनको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मिसिंग वैल्यूज़ हमने कहाँ पे चेक की थी, ये रही हमारी मिसिंग वैल्यूज़, कस्टमर आईडी और नेम। कस्टमर आईडी में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं प्रेजेंट जिन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो कस्टमर आईडी है पहले तो उसमें मिसिंग वैल्यू होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स आवर प्राइमरी की। तो अगर किसी में मिसिंग वैल्यू है तो उसको डायरेक्टली हमें रिमूव कर देना, ओके। सो df.drop_na, अभी हम सबसेट यूज़ करेंगे। हम कंप्लीट हम जो कॉलम्स में डेटा प्रेजेंट नहीं है उनको रिमूव नहीं करना है, सिर्फ एक कॉलम का डेटा रिमूव करना है, ओके। तो हम सबसेट यहाँ पे यूज़ करेंगे कस्टमर आईडी, ओके, एंड देन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हमारा डेटा रिमूव हो गया। पहले कितना डेटा था हमारे पास, 10,200, अभी हमारे पास कितना डेटा है, 9,177। तो अभी हम वापस से चेक करते हैं कस्टमर आईडी यहाँ का हमारा जो डेटा था मिसिंग वैल्यूज़ वो रिमूव हुआ है कि नहीं। उप्स, ओके, हाँ, तो ये अभी कस्टमर आईडी का तो रिमूव हो गया, नेम में भी नहीं है, देन इट इज़ ओके, ईमेल और फ़ोन नंबर में भी नहीं है। तो अब जितने कॉलम्स हमारे पास बचे हैं उन सब में हमें इम्प्यूटेशन लगाना है, क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया ऑलरेडी जो कस्टमर आईडी मिसिंग थे। अब हमें इम्प्यूटेशन लगाना है, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल कॉलम से। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स में तो यहाँ पे पहले आ जा रहा है एज, हम यहाँ पे एज कॉलम लेंगे, ओके। और इसमें से अभी एज कॉलम के हम वैल्यूज़ को अगर चेक करें तो किस टाइप के यहाँ पे वैल्यूज़ है प्रेजेंट वो हम चेक कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नंबर्स निकालने होंगे, तभी हम इसकी मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कर पाएंगे, राइट। तो इसमें -10, ओ देखो एज में यहाँ पे -10 भी आ रहा है, जो कि एक तरीके से आउटलायर है, वो भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, वो तो हम बाद में करेंगे। पहले तो NaN को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे ईयर्स में से जो ऐसे वैल्यूज़ हैं इसमें से नंबर्स को निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, लैम्डा फंक्शन, लैम्डा x, और यहाँ पे हम रेजेक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट RE, सो re.findAll। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग नंबर्स के लिए, तो नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रेजेक्स लिखती हूँ 0 to 9 प्लस, मतलब कोई भी इंटीजर से शुरू हो रहा है तो वो इंटीजर आ जाए, एंड देन स्ट्रिंग, कोट्स बंद करना था, स्ट्रिंग, और यहाँ पे चला जाएगा x, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहे हैं। इस लिस्ट में से मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर देती हूँ,
ओके, तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसी टाइप का देखिए, जब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें एरर भी आते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यों आ रहा है ये, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हमें सिर्फ ओके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी। एंड यस, ओके, तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है। सो फॉर आई इन print I, if I is like length of I is less than 2. Okay, so there are some वैल्यूज़ जिसमें मुझे सिर्फ डायरेक्टली एम्प्टी लिस्ट मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने लैम्डा फंक्शन लिखा है वो वर्क नहीं करेगा। एंड दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस NaN ईयर्स। यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तभी हमें यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट मिल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं डेफ एक्सट्रैक्ट एज, और यहाँ पे आ जाएगी एज वैल्यू। एज में से हम नंबर निकालते हैं। सेम हम रेजेक्स का यूज़ करेंगे। ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे पेस्ट। यहाँ x की जगह हो जाएगा हमारा इनपुट वेरिएबल जो कि रहेगा एज। नाउ अब हम चेक करते हैं इफ़ लेंथ ऑफ एज नंबर, क्योंकि एज नंबर में क्या है, लिस्ट है। ओके, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स, एल्स रिटर्न एज। तो ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। सो df age डॉट अप्लाई लैम्डा x, और यहाँ पे ये डायरेक्ट जो हमने फंक्शन यूज़ किया है इसको हम यूज़ करेंगे x, राइट। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाती हैं कंप्लीट, और इसको हम अगेन सेव कर देंगे एज वाले कॉलम में। तो अब हमारा जो एज है वो नंबर जैसा दिख रहा है। अगेन हम एक बार इसका यूनिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। ओके, यूनिक, ठीक है, सारे नंबर्स चेंज हो गए हैं। NaN को तो हमें रिप्लेस करना ही है, बट एक ये वाला भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो इसका मीडियन तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कंप्लीट डेटा में से। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसा डेटा निकालना पड़ेगा df एज जिसमें ये NaN ईयर्स ना आए और ये NaN भी ना आए, तभी हमारा मीडियन कैलकुलेट हो पाएगा। तो डायरेक्टली हमें पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो df एज, और यहाँ पे आ जाएगा df एज नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू NaN ईयर्स। तो हम ऐसे रोज़ को ले रहे हैं, ऐसे डेटा फ्रेम में कंप्लीट ऐसे डेटा फ्रेम में ले रहे हैं जिसमें एज का जो रो है वो NaN ईयर्स ना हो। तो ये हमारा हो गया df एज। अब हम इसको अगर ड्रॉप NA करेंगे, एज कॉलम ले लेते हैं हम इसमें से, df एज और एज कॉलम, तो ये हमारा आ गया df एज। अभी इसमें अगर हम ड्रॉप NA करते हैं तो कुछ 8261 रोज़ आ गए। अब इसका जो डेटा टाइप है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा एस टाइप इंटीजर, बिकॉज ऑब्जेक्ट टाइप का आप मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको एस टाइप इंटीजर 64 कर रही हूँ एंड देन मीडियन। तो यहाँ पे आ गया ये वैल्यू मीडियन की। सो एज मीडियन इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं हम इसकी सिर्फ, तो 43.0 जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो एज मीडियन, अभी यहाँ पे हमारा एज मीडियन में जो एक्चुअल मीडियन ऑफ द एज है वो आ गया है। ओके, इसी से हम रिप्लेस करेंगे। सो df डॉट रिप्लेस NaN ईयर्स विथ एज मीडियन एंड इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। NaN ईयर्स तो रिमूव हो गया। अभी हमें df एज, इसके अलावा जो मिसिंग वैल्यूज़ बचती हैं उसको हम fill NA का यूज़ करके रिप्लेस करेंगे। अब इसमें मुझे पास करना होगा जस्ट एज मीडियन एंड देन अगेन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब वापस से जब हम चेक करेंगे इसकी यूनिक वैल्यूज़,
ओके, यूनिक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। ओके, तो ना NaN आ रहा है और ना ही NaN ईयर्स आ रहा, बस एक ये 250 एज आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा हाई है किसी भी पर्सन के लिए, तो कोई ऐसा वैल्यू, तो दैट मीन्स कि ये आउटलायर है जिसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो एज तो हमारा रिप्लेस हो गया है, इसकी मिसिंग वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल था वो था परचेज अमाउंट, तो परचेज अमाउंट को भी हम रिप्लेस करते हैं इसी तरीके से, DF परचेज अमाउंट डॉट फिल NA। इसको तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो इसका मीडियन हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। सो अब हमारे पास जो DF आता है उसका हम सम देख लेते हैं नल वैल्यूज़ का। ओके, तो एज हमने रिमूव कर दिया और परचेज अमाउंट का भी हमने मिसिंग वैल्यूज़ रिमूव कर दिया। अब बचते हैं जेंडर, सिटी, लास्ट परचेज डेट, फीडबैक स्कोर एंड कंट्री। ओके, फीडबैक स्कोर में भी हम, फीडबैक स्कोर एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, बट वो कैटेगोरिकल डिस्क्रीट वैल्यूज़ की तरह वर्क करता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मोड से रिप्लेस करेंगे। ओके, फीडबैक स्कोर को हम मोड से रिप्लेस कर देंगे। सो ये रहा हमारा फीडबैक स्कोर डॉट फिल NA अगेन DF फीडबैक स्कोर डॉट मोड, और फिर ये हो गया इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। और यहाँ पे वापस से हम चेक कर लेते हैं कि रिमूव हुआ कि नहीं। तो हम मोड लेते हैं तो इसमें हम 0th इंडेक्स को लेते हैं, और अब हम वापस से चेक करते हैं कि ये रिमूव हुआ या नहीं। इज नल डॉट सम। ओके, तो ये भी रिमूव हो गया। अब बचते हैं जेंडर, सिटी एंड कंट्री। तो बार बार सेम स्टेटमेंट लिखने की जगह हम बस एक बार लिखेंगे यूजिंग लूप। सो फॉर कॉल इन, कौन कौन सा कॉलम है हमारा, जेंडर है, और कौन सा है, सिटी है, और इसके अलावा कंट्री है। कंट्री तो एक ही है तो डायरेक्टली हम इंडिया ही लिख देंगे उसमें। ओके, तो वैसे भी मोड वैल्यू से आ ही जाएगा। तो हम करेंगे DF कॉलम डॉट फिल NA, देन इसमें आ जाएगा आपका DF कॉल डॉट मोड और इसका 0th इंडेक्स एंड देन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। लेट्स चेक अगेन। तो अब देख सकते हो सिर्फ लास्ट परचेज डेट अब रिमेनिंग है और सारे मिसिंग वैल्यूज़ हमने रिमूव कर दिए। तो लास्ट परचेज डेट क्या है, एक तरीके से डेट टाइम कॉलम में, तो हम उसमें फॉरवर्ड फिल या फिर बैकवर्ड फिल लगा सकते हैं। सो इसमें मैं फॉरवर्ड फिल लगा देती हूँ फ़िलहाल के लिए। F फिल होता है फंक्शन का नाम और B फिल होता है बैकवर्ड फिल के लिए। ओके, और ये डायरेक्टली बस इसमें हमें इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू पास करना है। नाउ लेट्स चेक। अब हमारे पास कंप्लीट ऐसा डेटा आ चुका है जिसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग जो होती है उसको रिमूव करना होता है, उसको फिक्स करना होता है। अभी फॉर्मेटिंग जैसा अभी हमने देखा था, जेंडर कॉलम में कैसा था, मेल M एंड देन फीमेल का F हो जाता है, स्मॉल f है और ये फीमेल है। अभी डेटा में लॉजिकली ये सिर्फ 2 कैटेगरीज होनी चाहिए थी, मेल या फिर फीमेल। जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, 6 कैटेगरीज, राइट। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कुछ आपके कैटेगोरिकल वैल्यूज़ होते हैं जिसमें फॉर्मेटिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो आप वैल्यू काउंट से, यूनिक वैल्यू से चेक कर सकते हो और उनको रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस नॉर्मली ये रिप्लेस से सही हो सकते हैं, रिप्लेस से सही हो सकते हैं या फिर लोअर केस बना दीजिए। जैसे हमने सिटी कॉलम में देखा था कि बैंगलोर मतलब कैपिटल में भी लिखा हुआ है, स्मॉल में भी लिखा हुआ है, तो उन दोनों को जैसे हम लोअर केस करेंगे दोनों कैटेगरी एक बन जाएगी। तो रिप्लेस कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, या तो कंप्लीट को अपर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हम ऐसे इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के साथ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेसेस की, तो जब भी कभी आप एंट्री करते हो, डेटा एंट्री करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से भी 2 कैटेगरीज जो होती हैं, एक कैटेगरी जो होती हैं वो 2 कैटेगरी बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक वैल्यू है, ये मैंने कोट्स इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे स्पेस है, तो एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा सपोज AM, ओके, और दूसरी कैटेगरी है AM विदाउट एनी स्पेस। ओके, तो ये क्या हो गई, ये 2 कैटेगरी हो जाती हैं, बट नॉर्मली ये मतलब लॉजिकली क्या होनी चाहिए थी, सिर्फ सिंगल कैटेगरी, दैट इज़ AM। तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है, जैसे वर्ड के पहले भी हो सकता है, वर्ड के बाद भी हो सकता है, उसको रिमूव करना होता है। तो इनको रिमूव करके हम डायरेक्टली
एक कैटेगरी बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे करेंसी है तो डिफरेंट फॉर्मेट में करेंसी हो सकती है, डेट है डिफरेंट फॉर्मेट का हो सकता है। तो इस टाइप की फॉर्मेटिंग को भी कम्प्लीटली आपको रिप्लेस करना होता है। टेक्निक यही है कि आपको रिप्लेस करना है। तो लेट्स सी कि हम पाइथन में इसको कैसे करेंगे। अभी इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग किसमें हमने देखा था, सबसे पहले तो जेंडर कॉलम में देखा था। ओके, सो जेंडर, अभी इसका यूनिक वैल्यूज़ मैं निकालती हूँ। सो आप देख सकते हो कितनी सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, प्लस इसमें स्पेसेस वाली भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करने के लिए तो हम लोअर केस में कर देते हैं इनको। सो जेंडर डॉट लोअर स्ट्रिंग, तो ये हो गए सारे लोअर। नाउ अगर हम इसमें चेक करें यूनिक वैल्यूज़, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं कैपिटल में और स्मॉल में, ये दोनों रिमूव हो गए और एक कैटेगरी बन गई। और अगर हम इसी के साथ स्ट्रिप भी ऐड कर दें, अगेन ये स्ट्रिंग मेथड है, सो str.strip, और फिर हम यूनिक चेक करें, यूनिक की स्पेलिंग गलत है। तो अब हमारे पास आ गए हैं सिर्फ 4 कैटेगरी, जिसमें सिर्फ हमें अब रिप्लेस करना है मेल और फीमेल को, राइट। तो इसको पहले हम सेव कर देते हैं जेंडर कॉलम में। ठीक है, तो जेंडर डॉट रिप्लेस, अभी यहाँ पे हम डिक्शनरी पास करेंगे, m हो जाएगा हमारा यहाँ पे मेल और f हो जाएगा यहाँ पे फीमेल। और ये डिक्शनरी हमारी बंद। इन प्लेस, डिक्शनरी हमने इसलिए पास किया ताकि मैपिंग सही से हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अभी हम वापस से अगर सिर्फ जेंडर कॉलम के यूनिक वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं। पहले हमारे पास कितनी कैटेगरीज थी, 6, जिसको हमने रिड्यूस करके सिर्फ 2 कैटेगरी बना दी, मेल और फीमेल। और लॉजिकली ये सही भी है, राइट। तो इसी तरीके से फॉर्मेटिंग को सही करना पड़ता है। अब हम सेम चीज़ सिटी के साथ करेंगे। सो सिटी कॉलम में क्या क्या वैल्यूज़ थी, ओके, तो इसमें भी स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा, तो उसको पहले रिमूव करते हैं हम। सो str.strip, सबसे पहले तो हम स्पेस को रिमूव करेंगे, देन हम इसको लोअर बनाएंगे। ओके, लोअर, और कैपिटलाइज भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। लेट्स चेक अब यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी जितनी यूनिक वैल्यूज़ थी सिटी की वो आ गई हैं। तो ये सिटी कॉलम भी हो गया। इसको हम अगेन सेव कर देते हैं सिटी कॉलम में अपने, और ये रिमूव। थर्ड बचता है कंट्री। तो कंट्री की यूनिक वैल्यूज़ क्या क्या थी, इंडिया ही है बट अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ओके, ये दोनों तो सेम ही, ये तीनों सेम है, सिर्फ इसको हमें रिप्लेस करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्पेसेस नहीं है तो हम डायरेक्टली लोअर वाला अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन df कंट्री, एंड देन कंट्री डॉट यूनिक। अभी सिर्फ ये बचा, इसको हमें रिप्लेस मारना है। सो रिप्लेस इंड विथ इंडिया, डिक्शनरी बंद, और ये आ जाएगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो अब हमारे कैटेगोरिकल वैल्यूज़ जितने भी इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग के साथ है वो सब हमने फिक्स कर लिया है। ओके, हैंडलिंग डुप्लीकेट्स में क्या होता है, डायरेक्टली हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, पहले तो हमें रिमूव करना होता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स या फिर रोज़। इसके बाद हम चेक करते हैं प्राइमरी की के लिए, चेक फॉर प्राइमरी की, जो हमने ऑलरेडी चेक करके रखा है। जैसे कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की थी, बट हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स थे, एक ही कस्टमर आईडी के लिए 2 रिकॉर्ड्स थे, तो उसके लिए भी हमें चेक करना है, चेक फॉर प्राइमरी की। अगर एक ही प्राइमरी की के 2 रिकॉर्ड हैं तो उसको भी हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, रिमूव नियर डुप्लीकेट वैल्यूज़। रिकॉर्ड्स। ओके, तो अभी हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी रिमूव करते हैं। अब हम चेक करते हैं वापस से, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स की हैं, मिसिंग वैल्यूज़, और फिर हमने फॉर्मेटिंग भी चेंज की है। तो क्या पता हमारे डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स की नंबर था वो चेंज हुआ हो। 163 रोज़।
पहले जो हमने चेक किया था डुप्लीकेट रोज़ वो कितने थे, डुप्लीकेट, हाँ 15 थे, बट फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद पता चला कि सेम ही रिकॉर्ड अलग अलग फॉर्मेटिंग में प्रेजेंट था। तो अभी हमारे पास आ रहा है 163 रिकॉर्ड, जिसको हमें डायरेक्टली रिमूव करना है। सो हम करेंगे ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और वापस इसको चेक करें तो ये 0 आना चाहिए। ओके, तो हमारे डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। अगेन हम एक बार कस्टमर आईडी प्राइमरी की जो है हमारा, उसके लिए चेक कर लेते हैं कोई वैल्यू प्रेजेंट अभी भी तो नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी रिकॉर्ड्स 2 टाइम्स आए हुए हैं। सो लेट्स चेक उनको भी कि क्यों आ रहे हैं। अभी तो हमने फॉर्मेटिंग भी ठीक कर दी, लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पे नेम सेम है, जेंडर सेम है, एज कोलकाता, साइन अप डेट सेम है। ओ, परचेज डेट जो है, लास्ट परचेज डेट, उसमें डिफरेंस है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसका, कि हम जो जैसे ऐसे डुप्लीकेट रोज़ जिसका कस्टमर आईडी सेम है, ठीक है, तो उसमें से हम सिर्फ एक रिकॉर्ड को रख सकते हैं, दूसरे रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। अभी ये हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे हम सबसेट ले लेंगे, क्या, कस्टमर आईडी, और हम क्या करेंगे, कीप फर्स्ट जो रिकॉर्ड रहेगा, दोनों कस्टमर आईडी में से जो फर्स्ट रिकॉर्ड रहेगा उसमें से फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को हम रखेंगे, दूसरे वाले को रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसका शेप है 9000। ओके, तो 10,200 रिकॉर्ड्स में से सब कुछ रिमूव करने के बाद अब हमारे पास डेटा बचता है जिसका शेप है 9000 रिकॉर्ड। अब डेटा टाइप को ठीक करना है, सब कुछ हमने रिमूव कर दिया, अब जो भी वैल्यूज़ हैं उसके डेटा टाइप को ठीक करना होगा। सो करेक्टिंग डेटा टाइप्स। तो करेक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है, न्यूमेरिक अगर आपके पास कॉलम है तो उसका डेटा टाइप या तो इंट होना चाहिए या तो फिर फ्लोट होना चाहिए। कैटेगोरिकल है तो उसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट टाइप का होना चाहिए। डेट टाइम है अगर आपके पास, तो उसका डेट टाइम डेट फॉर्मेट डेटा टाइप होना चाहिए, डेट टाइम। तो इतना डेटा टाइप आपका नॉर्मल एक जो हमारे डेटा होता है एनालिसिस करने के लिए, इतने ही डेटा टाइप के कॉलम आते हैं। तो यही सही फॉर्मेट है, यही सही डेटा टाइप है। तो अगर आपका डेटा ऐसा नहीं है तो आपको उसके डेटा टाइप को चेंज करना होगा। ओके, तो हमने 3 कॉलम्स देखे थे जिसका डेटा टाइप गलत था, तो उन सबको ठीक कर देते हैं। सबसे पहले था एज। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, राइट। तो इसको हम करेंगे इंटीजर फॉर्म में, सो इंट 64। और एस टाइप जो है, इससे आप डेटा टाइप किसी भी कॉलम का चेंज कर सकते हो। अगर हम वापस इसको चेक करें, नाउ इट इज़ ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। और इसके अलावा जो डेट कॉलम्स थे उनको भी हमें ठीक करना था, उनको डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन अप डेट ये कॉलम लेंगे एंड देन इक्वल्स टू pd डॉट टू डेट टाइम। ये एक फंक्शन होता है जिससे आप किसी भी डेट कॉलम को उसके सही डेटा टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये डेट टाइम कॉलम हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, सेम चीज़ हम करेंगे लास्ट परचेज डेट के लिए भी, लास्ट परचेज डेट। नाउ अगर हम चेक करें डेटा टाइप्स हर एक कॉलम का, तो ये दोनों हमारे डेट टाइम हो चुके हैं, ये हमारे इंटीजर फॉर्म में हो चुका है, और जितने भी हमारे डेटा हैं वो इन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जो कि सही है। लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, हैंडलिंग आउटलायर्स। डेटा टाइप चेक कर लिया, फॉर्मेटिंग सही कर ली, मिसिंग वैल्यूज़ रिमूव कर लिया। अभी जो लास्ट में बचते हैं वो होते हैं आउटलायर्स, तो उनको भी रिमूव करना होता है, फिक्स करना होता है। अब कुछ ऐसे आउटलायर्स होते हैं जो जेन्युइन आउटलायर्स होते हैं, ठीक है। जेन्युइन आउटलायर्स का मतलब क्या हुआ,
कि जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं तो उसमें कुछ हाउस का जो डेटा रहता है, प्राइस रहता है, काफ़ी नॉर्मल एवरेज रहता है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया। अभी वहाँ पे अगर कोई लग्जरी हाउस आ गया या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा घर आ गया, विला टाइप का घर आ गया, तो वहाँ पे उसकी जो प्राइस रहेगी वो 5-6 करोड़ हो जाती है, राइट। तो अभी 1 करोड़ और 5-6 करोड़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बट वो जो वैल्यू है वो आउटलायर तो है, लेकिन जेन्युइन आउटलायर है, ऐसा पॉसिबल है। बट परचेज अमाउंट में जो हमने चेक किया था -500, वो नहीं हो सकता। दैट मीन्स दोज आर नॉट जेन्युइन आउटलायर्स, और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो जेन्युइन आउटलायर होता है और एक होता है एरर, जो कि डेटा एंट्री करते वक्त या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एरर आ जाता है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? हम रिमूव कर सकते हैं हम डायरेक्टली आउटलायर्स को यूजिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर जी स्कोर, राइट। अभी ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मेरी स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, क्रैश कोर्स है, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक लेवल में स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेक कीजिएगा, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा। आउटलायर्स को कैसे हैंडल करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या होता है, सब कुछ, प्लस प्रोबेबिलिटी भी। देन आ जाता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज के बेसिस पे भी आप रिमूव कर सकते हो आउटलायर्स को, या फिर रख भी सकते हो। और लास्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, सो हम अपने डेटा के लिए जी स्कोर को यूज़ करते हुए आउटलायर्स को रिमूव करेंगे। तो पहले तो हम प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे आउटलायर दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख रखा था, एज, परचेज अमाउंट, फीडबैक स्कोर, ये 3 हमारा न्यूमेरिकल कॉलम था। उसके लिए मैंने 3 सब प्लॉट पे बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया है। सो लेट्स रन दिस। तो अब देखो, बॉक्स प्लॉट जब होता है तो उसमें जो ये डॉट साइन होता है, ये क्या होता है? आउटलायर्स रिप्रेजेंट करता है। तो फीडबैक स्कोर में तो कोई भी आउटलायर नहीं है, जस्ट परचेज अमाउंट और एज में है। तो इसको हम जी स्कोर की हेल्प से रिमूव करेंगे। तो जी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हम साइपाई से इंपोर्ट कर लेते हैं स्टैट्स मॉडल। ओके, स्टैट्स। अभी स्टैट्स को यूज़ करके हम निकालेंगे जी स्कोर ऑफ आवर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में 2 कॉलम है, तो एज और क्या था? परचेज अमाउंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जी स्कोर। हर एक वैल्यू का हमने जी स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम नमपाई एब्सोल्यूट की हेल्प से जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जी स्कोर, जैसे जी स्कोर यूज़ करके जब आप जी स्कोर यूज़ करके आउटलायर रिमूव करते हो तो आप चेक करते हो कि जी स्कोर जिनका 3 से ज़्यादा है वो आउटलायर्स होते हैं। ओके, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा। स्टैंडर्ड डिविएशन भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में, तो आप वो चेक कर लेना। सो इम्पोर्ट नमपाई एज NP। तो यहाँ पे हमें जितने भी निगेटिव वैल्यूज़ थे वो रिमूव हो गए हैं, और ये हमारा आ जाता है जी स्कोर्स। तो अब हमें डेटा फिल्टर आउट करना है। तो जी स्कोर्स ग्रेटर देन 3 डॉट एनी एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो कॉलम बेसिस पे हम जी स्कोर चेक करेंगे, जिनका 3 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम में इसको पास कर देंगे। तो इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये हमें इतने रिकॉर्ड्स दे रहा है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एज 250 प्लस यहाँ पे वैल्यूज़ परचेज अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। तो इन सबको हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिल्डा वाला साइन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इन रिकॉर्ड्स को छोड़ के जितने रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स को छोड़ के जो डेटा फ्रेम में और रिमेनिंग रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा कंप्लीट क्लीन डेटा, DF क्लीन। सो DF क्लीन का जो शेप है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिनल जो डेटा था हमारे पास, रॉ डेटा, उसमें 10,200 रिकॉर्ड्स थे। अब हमारे पास बचा है 8,989। ऑलमोस्ट हमने 1100-1200 तक के रिकॉर्ड्स हमने रिमूव कर दिए हैं, जो कि कम्प्लीटली ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो रख नहीं सकते थे हम एनालिसिस के लिए। ओके, तो हर एक रिकॉर्ड को रिमूव करने का हमारे पास रीज़न भी है। तो जैसे आप मैनेजर को बताते हो कि क्यों इतना कम डेटा हो गया, तो वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किया, उसको क्यों किया है। ओके, तो इस तरीके से आप डेटा क्लीनिंग के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम वापस से इस डेटा पे
जो हमारा क्लीन डेटा है उस पर बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करें, तो आप देख सकते हो अब हमारे पास कोई भी आउटलायर नहीं आ रहा है इन दोनों कॉलम में, एज में और परचेज अमाउंट में। तो कंप्लीट हमारे पास क्लीन डेटा आ गया है। अब इसको आप या तो CSV में सेव कर लो फॉर फर्दर एनालिसिस, या फिर आप डेटाबेस में भी सेव कर सकते हो वापस से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको डेटा क्लीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस टाइप के सिनेरियोज़ में हम रिमूव करते हैं डेटा और किस टाइप के सिनेरियोज़ में हम रिमूव नहीं करते हैं डेटा को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक यू।